नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने को फिर से मौजूद हूं। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी मुख्य खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे आउटडेटेड कंप्यूटर्स के बारे में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंदर रखे गए हैं, उसको लेकर एक वीडियो सामने निकल के आया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम कई अन्य मुख्य खबरों के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आपको याद होगा वीरा रावत जो कि ग्राम प्रधान हैं मरोड़ा गांव की, उन्होंने यहाँ पे जो जी राम जी जो योजना है उसको लेकर कई शिकायतें यहाँ पे दर्ज करवाई हैं। फिर यहाँ पे आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर जितने भी बचे रिक्त पद हैं उसको लेकर यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा करी है और अन्य बहुत सारी खबरों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर्स को लेकर जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंदर है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें एक अभ्यर्थी जो है वो गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंदर एक आउटडेटेड कंप्यूटर्स के वीडियो दिखा रहे हैं। आइए सबसे पहले उस वीडियो को देख लेते हैं। जहाँ पे बच्चे एआई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा ये बाबा आजम के जो जमाने के जो कंप्यूटर हैं इनमें रैम कितनी है। थोड़ा आप सब गौर कीजिएगा, ये एमबी लोड हो रही है, ये रैम है इस कंप्यूटर की 128 एमबी। ये भी खुली है, इसकी देखिए आप 128 एमबी की। और ये 2003 का मॉडल है। 2003 में जो कंप्यूटर आए हैं वो आज तक ऐसे की ऐसे पड़े हैं, ये खुल ही नहीं रहा, इसमें बच्चा पढ़ाई करेगा। ये भी नहीं चल रहा है, थोड़ा अपग्रेड कराते हैं आपको। ये मेरा फोन है, अगर मैं इसकी रैम की बात करूं तो इसकी भी 8 GB रैम है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग किसी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 5.94 GB ये इस्तेमाल कर रहा है। मेरे उसमें अगर किसी एक ऐप को चलना है, चाहे वो व्हाट्सएप हो और इंस्टाग्राम हो, तो बेसिक ऐप होते हैं उनको चलाने के लिए मेरा फ़ोन 5.94 GB यूज़ कर रहा है। अब हमारे यहाँ की लैब में 256 MB में बच्चा नया सॉफ्टवेयर बनाना सीखेगा, एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना सीखेगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पे वो वीडियो देख लिया होगा, यहाँ पे क्लियर तरीके से वो दिखा रहे हैं कि जो 2003 वर्जन के जो डेस्कटॉप वर्जन के जो कंप्यूटर्स हैं 2003 वर्जन के, जिसमें रैम मात्र 128, सोचिए 128 MB की है, GB भी नहीं है, 128 MB है, उसमें यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजीज़ को सिखाने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो सोचिए, मैं भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता हूँ, मेरे को 128 MB सुन के इतनी हंसी आ रही है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे फ़ोन में आज भी, मैं जो फ़ोन यूज़ करता हूँ उसमें भी 12 GB रैम है, और वो जो अभ्यर्थी है जिसने वो वीडियो दिखाया उसके फ़ोन में भी 8 GB रैम है। ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर का, भारत के अंदर सेमीकंडक्टर का एक फैब जो है वो जनरेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हम एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो उसके स्टोरेज भरने के लिए जो बड़े बड़े जो सामान होते हैं, मटेरियल होते हैं, उसको यहाँ पर बहुत हैवी कार्य के लिए बहुत हैवी रैम यहाँ पर चाहिए होती है, बहुत हैवी यहाँ पे स्टोरेज चाहिए होती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम 2003 वर्जन के कंप्यूटर्स 128 MB के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आप मात्र शायद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसी में टाइपिंग वगैरह सीख पाएंगे। इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो इतने आउटडेटेड कंप्यूटर्स को, और मैं आपको बता दूं ना, ऐसे कंप्यूटर्स का जो प्राइस है मात्र 10,000 रुपये से नीचे का होता है। वहाँ पे कितने कंप्यूटर अवेलेबल होंगे? 10,000। मुझे बता दीजिए, आज की डेट में आपको 10,000 से नीचे कोई कंप्यूटर मिल सकता है क्या? ऐसे कंप्यूटर आज की डेट में आपको बहुत आसानी से, बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। 10,000 के भी नीचे मिल जाएंगे आपको, बल्कि ऐसे कंप्यूटर। आप इससे टाइपिंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, इतना आसान होता है। लेकिन जहाँ आप एआई की बात कर रहे हो, जहाँ पे अन्य चीज़ों की बात करो, वहाँ पे एआई सिखाएंगे। वहाँ पे आप रोज़मर्रा की जो चीज़ें दूसरे देशों में आजकल इस्तेमाल हो रही है, अमेरिका में खासकर चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, ये सारी चीज़ें जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ज़रिए सिखाने की कोशिश करेंगे, या प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन कंप्यूटर्स का क्या काम है? साथ ही साथ कुछ कंप्यूटर खोल रहे हैं, कुछ कंप्यूटर नहीं खोल रहे हैं। तो इस प्रकार के कंप्यूटर्स अवेलेबल क्यों कराए गए? कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिलती है। कागजों में तो आप लिख दोगे कि हमने यहाँ पे 10 कंप्यूटर या 20 कंप्यूटर अवेलेबल करा दिए, लेकिन उसकी हालत क्या है, उसकी बाकी क्या है? यहाँ पर मैं ये बात मानता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए और अच्छे से देखनी चाहिए। आप जनरेशन आगे बढ़ने की बात यहाँ पे कह रहे हो। अभी हमने 15 अगस्त के दिन भाषण देखा प्रधानमंत्री जी का, काफ़ी अच्छा भाषण था, विजन भी बहुत अच्छा था, लेकिन उनको धरातल में इंप्लीमेंट करने की बारी किसकी होगी? ब्यूरोक्रेसी की होगी। लेकिन वो अगर इस तरीके से धरातल में चीज़ों को इंप्लीमेंट करेगा तो आने वाले टाइम में ऑब्वियस सी बात है, सवाल तो भाई ब्यूरोक्रेसी से थोड़ी ना पूछे जाएंगे, यहाँ पर मंत्रालय से ही पूछे जाएंगे कि इस प्रकार के आउटडेटेड
कंप्यूटर्स आपने वहाँ पे क्यों रखे हैं, कुछ तो चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे हैं, तो कैसे सिखाएंगे आप यहाँ पर बाकी लोगों को AI वगैरह और बाकी सारी चीज़ें वगैरह जो सिलेबस के अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही दुख की चीज़ है, वहाँ पे जल्द से जल्द कंप्यूटर्स को चेंज किया जाए और ये जो बेसिक लेवल पे कंप्यूटर हैं इनको दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया। जैसे किसी को अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है, तो किसी प्राइवेट संस्थान को सस्ते में 8,000 में ये कंप्यूटर्स बेच दिए जाएँ, जिससे कि वो अपना भी कोई हो सकता है कि कोई स्वरोजगार खोल ले, छोटा मोटा स्वरोजगार उसमें खोल ले। तो ऑब्वियस ही बात है, ये सारी मेरा माइंड कहता है कि आप लोग इस पुराने आउटडेटेड कंप्यूटर्स को किसी एंटरप्रेन्योर को सस्ते दामों पे बेच सकते हैं और नए कंप्यूटर उसी प्राइस में 5 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर वहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं। सरकार के पास तो देखो बजट की कोई कमी नहीं है, GST के थ्रू पैसा आता है, फिर आपका इनकम टैक्स के थ्रू पैसा आता है और अन्य चीज़ों की भी थ्रू आपके पास पैसा आता है। तो आप यहाँ पर नए अपडेटेड कंप्यूटर जिसमें 12 GB रैम हो, 12 GB रैम हो, 128 MB रैम नहीं 12 GB रैम हो, और जिसमें ChatGPT, क्लाउड और अन्य जितने भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं या अन्य जिस भी प्रकार की अभी AI टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर आई है उन सभी से रिलेटेड। अब अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखानी है तो उसमें हैवी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा ना, कम से कम यहाँ पे 12 GB की रैम वाला आपको कंप्यूटर चाहिए होगा, जैसे एडोबी प्रीमियर प्रो है या। तो इन सारी नई स्किल्स को सीखने के लिए उस मिनिमम उतनी रिक्वायरमेंट वाला कंप्यूटर चाहिए होता है, जो कम से कम 50 से 55 हज़ार रुपये का आएगा ही आएगा। 55 हज़ार का आई थिंक मिनिमम प्राइस का कंप्यूटर आएगा, उससे ऊपर भी है, कुछ 80 हज़ार के आते हैं, कुछ 65 हज़ार के आते हैं। तो इतना पैसा तो ऑब्वियस ही बात है आपको खर्च करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अभी के समय के अनुसार यहाँ पर चलें। तो ये थी बात यहाँ पर इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लेकर। कंप्यूटर आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चों को कोडिंग भी सीखनी है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें भी सीखनी है, तो आपको मटेरियल भी उस हिसाब से अवेलेबल कराना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंदर जहाँ कुछ कंप्यूटर चल रहे हैं और कुछ कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, 2000 जो चल भी रहे हैं उसको भी आप यूज़ नहीं कर सकते AI सिखाने के लिए, क्योंकि उसमें रैम ही 128 MB की है, GB भी नहीं 128 MB की है। कैसे सिखाओगे आप उसमें जब उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 8 GB या उससे ऊपर की है? आप मोबाइल में यूज़ कर लो, इससे बढ़िया ही है उन सॉफ्टवेयर्स को, ये ज़्यादा बढ़िया है। या टैबलेट आप दे दीजिए वहाँ पर इतने GB रैम का, उससे बढ़िया तो ये है। तो आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए यहाँ पे दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। वसंत विहार देहरादून के अंदर यहाँ पर एक चोरी का मामला सामने निकल के आया है। CCTV कैमरा के अंदर वो चोरी जो है वो पकड़ी गई है। आपको बता दें कि यहाँ वसंत विहार के अंदर एक बूढ़ी औरत जो है वो रोड पे चल रही थी। वहाँ पे किस्मत की बात है कि वहाँ पे CCTV कैमरा ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था। एक लड़का में भी शायद वो लड़का ही होगा, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, वो उस बूढ़ी महिला से एड्रेस पूछने के बहाने वहाँ पे एड्रेस पूछने के बहाने चेन स्नैचिंग यानी कि चेन को छीनने के लिए आया हुआ था। और उसने एड्रेस कई बार गोल मोल तरीके से पूछना शुरू किया और जैसे ही उस महिला का ध्यान थोड़ा सा भटका तो उन्होंने उसकी गले की चेन को पकड़ा और उसको खींच लिया, जिस दौरान जो चेन टूट गई और वो महिला जो है धड़ाम से, बूढ़ी महिला थी, खड़ा होना मुश्किल था, लाठी के सहारे चलती थी, धड़ाम से गिर गई और वो चेन चोरी करके एक तरह से चला गया। सोचिए ऐसे इंसान के संस्कार कैसे होंगे जिसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। सोचिए
क्या ऐसे लोग हमारी देश की प्रगति के लिए काम करेंगे आने वाले टाइम में? ना जाने हमारे देश के 140 करोड़ लोगों में ऐसे कितने लोग होंगे। एक तरफ हम बात करते हैं ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की, एक तरफ हम बात करते हैं, लेकिन इस प्रकार के लोगों को पुलिस जो है वो पकड़ नहीं पाती है। कई बार ऐसा होता है कि वो अगर ये CCTV कैमरा में मान लीजिए नहीं आता तो क्या उस चोर को पकड़ा जाना मुश्किल था? और ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कई मामले होते हैं जो CCTV कैमरे में नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन वो चेन स्नैचिंग करके भी चला जाएगा और पूरी ज़िंदगी भर कभी पकड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसी चीज़ों पे मुस्तैद होना चाहिए आई थिंक पुलिस को भी, और ऐसी घटनाएं आगे जाकर ना हो तो इसमें सख्त से सख्त कानून की भी यहाँ पे सज़ा होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, भारतीय समाज के अंदर संस्कार कहाँ चले गए हैं? क्या हम ऐसी घटना को देखने के लिए बने हैं यहाँ पर? क्या आपके अंदर भी वैसे संस्कार है कि आप आने वाले टाइम में भी अगर आप CCTV कैमरा के अंदर नहीं आएंगे तो आप इस तरीके की चोरी को अंजाम दे देंगे? क्योंकि भाई शायद हो सकता है कि अगर आपको ये ऑफ़र दे दिया जाए ना कि आपकी चोरी कभी नहीं पकड़ी जाएगी, आपको वरदान दे दिया जाए भगवान के द्वारा कि चोरी है, तो शायद आप उस चोरी को करने से हिचकेंगे भी नहीं। तो आपके अंदर के एथिक्स जो है ना बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, खासकर एक टीचर के एथिक्स जो है बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। सीधी सी बात है, आप गलत काम को अंजाम नहीं दे सकते, इवन चाहे आप CCTV कैमरा में पकड़े जा रहे हो ना पकड़े जा रहे हो, भगवान तो देख रहे हैं ना आपने क्या किया है वहाँ पर, तो उसकी सज़ा तो डेफिनेटली इस लड़के को ज़रूर मिलेगी, चाहे पुलिस उसको सज़ा दे पाए या ना दे पाए। और जितने भी लोगों ने इस प्रकार के जो बुरे कर्म किए हैं ना, भगवान इसकी सज़ा तो ज़रूर आपको एक दिन ज़रूर देंगे, और ऐसी सज़ा देंगे कि आप उसको पूरी ज़िंदगी याद रखने वाले हो। और मेरी यहाँ पे सरकार से और पुलिस से दरख्वास्त है, जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है इस पर लगाम लगाने की कोशिश करें। और सोचिए वो महिला जो है जब गिरी उसके बाद वो खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खड़े होते होते वो फिर गिर जा रही थी। ऐसी हालत पे उस इंसान ने चेन को छीन के वो चला गया, चेन स्नैचिंग करके चला दिया। शर्म नहीं है क्या तुम्हारे जो आप इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हो? शर्म लिहाज चला गया क्या तुम्हारे अंदर? क्या इससे तुम्हारे घर वालों का क्या अगले 50 साल का पेट भर जाएगा इस चेन स्नैचिंग से? बताओ, शर्म नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? जो रामायण काल में, जो सतयुग में जो संस्कार हुआ करते थे ना, आज वो सारे संस्कार मिट गए हैं। अब सबको सरकारी नौकरी चाहिए सबको, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वीडियो देख के सब इसको बाद में इग्नोर कर देंगे। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो है आगे भी पता नहीं चलती रहेगी, और किसी को शायद ही कोई फ़र्क पड़ेगा। आपके अंदर का गुस्सा है, एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में तो बताओ कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। क्या वो लड़का जो चेन स्नैचिंग करके गया है, क्या वो देश की तरक्की के लिए कभी काम करेगा, या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो चेन स्नैचिंग करके आगे भी इन चीज़ों को अंजाम देगा? उसका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता चला जाएगा अगर वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। अगली बार वो और जगह चोरी करेगा, इसी तरीके से और भी चीज़ों को अंजाम देगा। तो इस प्रकार से बुराई को क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता रहता है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, कलयुग चल रहा है, ऑब्वियसली बात है, एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर ये बुरी चीज़ें होना आम हो जाएगी, और इससे भी ज़्यादा बुरा होगा किसी और के साथ, और आप सहन करते जाओगे और कुछ नहीं होगा आपका। वैसे तो आपके साथ वो घटना नहीं हुई, वो तो उस बुरी महिला के साथ घटने में, तो आपको क्या ही फ़र्क पड़ना है। हर कोई इंसान अपने लिए मतलबी हो गया है ना, वो अपने मतलब के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता कौन है? लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचता है उसको तो सबसे पहले क्रिटिसाइज़ करना है, उसको उठने तक नहीं देना है। भाई तू क्यों कर रहा है? हम लोग नहीं कर रहे तो तू क्यों कर रहा है? भाई उसकी आत्मा है, वो इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश के हर एक वर्ग को उठाना चाहता है, और आप लोग उसी इंसान को गिराने की कोशिश करते हो। स्वामी विवेकानंद को आपने जीने नहीं दिया, 40 से पहले उनको ख़त्म कर दिया, उन्होंने समाधि ली, आपको भी पता है। लेकिन मुझे बताइए 33 साल की 34 साल की उम्र में उनको कितने टाइप की बीमारी हो रखी थी, और क्यों हुई वो? क्या हमारे देश के लोगों ने उनको कभी सपोर्ट किया? ज़्यादातर लोगों ने। अब वो अमेरिका में गए, अमेरिका में आपने उनका जीना हराम कर दिया। आप देखो ना उनका जीवन संघर्षशील कैसे चला है, कि हमारे देश के कितने लोगों ने उनका सपोर्ट किया। कहते हैं, फिर से मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, जब तक वो जी रहता है तो आपने उनको जीने नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद के बारे में ये लाइन है, जब तक वो जी रहे थे तो आपने उनको जीने नहीं दिया, अब जब वो मर गए आपने उन्हें महान बना दिया। 12 जनवरी को है उनका युवा दिवस, जन्म दिवस, युवा दिवस मनाओगे आप उस दिन, लेकिन वो दिखावे का युवा दिवस होगा। 15 अगस्त के दिन भी आपने झंडा फहराया, लेकिन अंदर से आपके अंदर देशभक्ति की जो भावना होनी चाहिए ना, वो कर्म में प्रफुल्लित होनी चाहिए, कर्म में आगे आनी चाहिए। सिर्फ झंडा फहरा देने से आपके अंदर की फीलिंग जो है वो देशभक्ति की नहीं हो जाती है। त्याग देना पड़ता है, कर्म देना, अपना पूरा समर्पण देना पड़ता है देश को, जो हमारे देश के वीर सैनिक देते हैं। सेना देती है हमारी। इसके अलावा हमारे देश में जो नॉन सैनिक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? हमने भी अपनी तरफ से परसों कोशिश करी, हमने भी अपनी तरफ से जितना कर सकते थे हमने कोशिश करी। तो ऐसे काम को सपोर्ट कीजिए ना कम से कम आप लोग। चलिए जो भी है, मुझे तो पूरा विश्वास है ये जो चेन स्नैचिंग करने वाला लड़का है, ये तो देश का नाम तो रोशन करने वाला नहीं है, ये तो अपना स्वार्थ वाला काम ही करेगा। अगली बार किसी और की चेन
स्नैचिंग करके जाएगा, यानी कि किसी और की चेन छीन के जाएगा, पुलिस तब तक भी शायद उसको पकड़ नहीं पाएगी। तो मेरी दरख्वास्त है पुलिस से भी कि इस चोर को जल्दी से जल्दी पकड़े, इससे पहले कि वो अगली चोरी को अंजाम दे। प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी विनती है। चलिए यहाँ पे अगली खबर की बात कर लेते हैं। वीरा रावत जो मरोड़ा गांव की जो ग्राम प्रधान है, उन्होंने यहाँ पे जीराम जी को लेकर एक शिकायत यहाँ पे दर्ज कराई है। आइए आप उनका वीडियो देख लीजिए। और दोस्तों सच कहूँ तो ये चीज मुझे थोड़ी सी ऐसे लगती है कि हिपोक्रेसी लग रही है। जैसे मोदी जी भी बोलते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो वो यही चीज हो गई कि जहाँ पर आपके करोड़ों के ठेके जाते हैं, करोड़ों के आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, वहां पर कोई पारदर्शिता आपको नहीं चाहिए। मगर बीबीजी राम जी में 300 रुपए के लेबर के लिए आपको केवाईसी भी करनी है, आपको उसका फेस वेरीफाई भी करना है, आपको उसको 2 बार हाजिरी भी लगवानी है। क्यों? 300 रुपए में बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है क्या ग्राउंड लेवल का जो ये लेबर है वो? और जहाँ 3-3 करोड़ के बजट आप ठेकेदारों को देते हैं और वो बिल्डिंगें ढह जा रही हैं, वो पुल ढह जा रहे हैं, वो टंकियां ढह जा रही हैं, उस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस चीज में कोई पारदर्शिता नहीं है। यहाँ गाँव में लेबरों की दिहाड़ी 500-600 है दिन के, और यहाँ 300 रुपए दे रही है सरकार। उसमें भी इतनी सख्ती कर रखी है कि लोग तो आना ही नहीं चाहते गारंटी रोजगार में, इसमें बीबीजी राम जी में। क्यों? क्योंकि बहुत सख्ताई कर दी है। 300 रुपए के लेबर के लिए इतनी ज्यादा सख्ताई मुझे नहीं लगता कि सही है। मेरे हिसाब से पारदर्शिता रखो, पारदर्शिता बिल्कुल होनी चाहिए। अगर पारदर्शिता 300 रुपए दिहाड़ी वाले लेबर के लिए है, तो पारदर्शिता जिसको 3 करोड़ का ठेका दे रहे हैं उसके लिए भी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर पारदर्शिता रखो तो हर लेवल पे रखो। एक ग्राउंड लेवल के लेबर के लिए इतनी ज्यादा सख्ताई रखना बहुत ही ज्यादा गलत है। ऐसे में ग्राउंड लेवल के लोग परेशान होते हैं, क्योंकि गांव में होते हैं सिंपल साधारण लोग। इनको है कि मैं काम पे आऊंगा, मैं प्रेजेंट बोलूंगा, मेरी हाजिरी लगेगी और मैं अपना काम करूंगा। यहाँ ऐसा होता है, ये नहीं कि बार बार तुम आंखें झपकाओ, तुम्हारा फेस मिसमैच बता रहा है, फिर आंखें झपकाओ, फिर फेस मिसमैच। यहाँ 2 घंटे तो हाजिरी लगाने में ही लग रहा है, तो बंदा काम कम करेगा। और 2 बार यहाँ हाजिरी लगानी है, 1 घंटा पहले लगाओ, 1 घंटा बाद में लगाओ, 2 घंटे तो इसमें ही जा रहे हैं हाजिरी लगाने में। तो बहुत ज्यादा पारदर्शिता हो गई है, बहुत ज्यादा सख्ताई हो गई है। 0 लेवल जो नीचे ग्राउंड लेवल का जो मजदूर है उसके लिए, और ऊपर बड़े बड़े ठेकेदार क्या कर रहे हैं इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये चीज बहुत गलत है। और बीबीजी राम जी का जो ऐप है, ये इसका जो नया अपडेट आया है फेस वेरीफाई वाला, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। केवाईसी होने के बावजूद भी ये इंसान का फेस नहीं पहचान पा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई है। क्योंकि गाँव वाले प्रधान को ही हर चीज का जिम्मेदार समझते हैं। कल को अगर इनकी दिहाड़ी नहीं आएगी तो ये नहीं सोचेंगे कि डीबीटी पेमेंट होती है हमारी, ऊपर से ही दिहाड़ी आती है। ये सोचेंगे कि प्रधान के पास हमारी दिहाड़ी आई, प्रधान ने हमारे खाते में नहीं डाली, या प्रधान हमारे रुपए खा गया। ये लोग ऐसा सोचते हैं। इनको नहीं पता, ग्राउंड लेवल पे हर किसी को इतनी समझ नहीं है कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, ऑनलाइन आपका डीबीटी पेमेंट होता है। इनको नहीं पता है, और एक एक व्यक्ति को हम समझाने बैठेंगे तो पूरे 4 साल निकल जाएंगे। मैं सच कहूँ दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ इस चीज को लेकर। मेरे से पहले जो प्रधान थे, इनके टाइम पे इतनी सख्ताई नहीं थी, पर अब मेरे टाइम पे तो बहुत ज्यादा सख्ताई हो गई है। और गवर्नमेंट और ग्राउंड लेवल के लोगों के बीच में मैं पिस रही हूँ, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट के रूल भी फॉलो करने हैं और नीचे के लोगों के हिसाब से भी चलना है। तो यहाँ पे जो भी प्रधान है, जितने भी प्रधान है, जितने भी वार्ड मेंबर है, वो पिसते हैं। और गवर्नमेंट ये सोचती है कि प्रधान को नए नए रूल समझा दो। हाँ जी प्रधान जी रूल समझ आ गया, प्रधान हाँ बोलेगा हाँ जी रूल समझ आ। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि प्रधान को रूल समझ आ गया तो पूरे गाँव को रूल समझ आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे पहले तो इसमें कैमरा का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहा है। और इसमें जैसे सुनीता देवी को यहाँ पे क्लिक कर दें, इस पे फेस डिटेल नॉट अवेलेबल बता रहा है, जबकि केवाईसी हो रखी है। बाकी लोगों का भी सेम इशू चल रहा है, तो ऐसे करके तो हाजिरी कैसे लगेगी फिर? तो अभी मैं आगे बात भी कर रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि मैडम ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब टेक्निकल इशू के चलते लोगों की दिहाड़ी नहीं आएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ऐसे आपने ऐप में तो एक से एक अपडेट निकाल दिए। पहले तो ऐसा तो होता था कि जितने लोग आ रखे उनके नाम हम टिक करते थे और सामने उनको खड़ा कर देते, एक ग्रुप फोटो होती थी, ग्रुप फोटो ले लेते थे और वो मैन हेड गिनता था कि इतने लोग, मतलब 10 लोगों की अगर यहाँ प्रेजेंट लगी है तो 10 लोग सामने खड़े होने चाहिए। तो 10 लोग सामने खड़े होते थे, ऐसे हाजिरी लगती थी। उसमें ही लोगों को काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि काफी बार वो हेड कैप्चर नहीं करता था। तो अब तो फेस कैप्चर वाला हो गया, और फेस में भी अब बंदा सामने खड़ा है फिर भी उसकी डिटेल नहीं दिखा रहा है, जबकि केवाईसी भी हो रखी है। आपको अगर स्ट्रांग ऐसे रूल्स बनाने हैं तो अपना ऐप, अपना टेक्निकल चीजें भी स्ट्रांग रखो ना। अगर नहीं हो रहा है तो जो जैसा पहले चल रहा था वैसे ही करो। फिर ऐसे करके तो लोग बॉयकॉट कर देंगे जी राम जी को।
हमारी मौसी की भी फेस डिटेल मिसमैच बता रहा है, तो मौसी की भी आज की हाजिरी नहीं लग रही है। अरे लग जाएगा तो ये क्या नहीं लगेगा तब फिर देख लेंगे। अरे शर्मदान कर लिया, कोई बात नहीं, चलेगा हमारा। बस बस यही होना चाहिए दोस्तों, गांव के विकास के लिए यही जिगरा। फोटो नहीं लगेगा तभी चलेगा। नहीं पर हमको तो मैं तो चाहती हूँ ना आप लोगों की दिहाड़ी जो आप मेहनत कर रहे हो वो पूरी आए यार। लग जाएगी तो ठीक है, नहीं लगेगा तभी ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपने देख लिया होगा, जी राम जी के तहत आपको यहाँ पर हर दिन 300 रुपये की दिहाड़ी यहाँ पे मिलती है। और जैसा कि आपको पता है अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, वहाँ पे क्या होता है फेस रिकॉग्निशन या बाकी रिकॉग्निशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके बाद ही आपको यहाँ पर हर दिन की जो दिहाड़ी है 300 रुपये वो मिल पाएगी। पहला तो उन्होंने फ़र्क सबसे बड़ा ये बताया, मज़दूर की जो एक्चुअल दिहाड़ी है वो 500 से 600 रुपये के आसपास है। तो यहाँ तो जी राम जी में वैसे भी आपको पैसे कम मिल रहे हैं, ठीक है, चलो एक बार के लिए इसको भी एक्सेप्टेबल अगर कर लिया जाए। परंतु यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आधार कार्ड में, राशन कार्ड के अंदर भी जब आप फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ करते हैं तो बूढ़े लोगों का अक्सर फिंगरप्रिंट जो है वो मैच नहीं कर पाता है। एक चीज़ आपको एक बार बताऊं, अमेरिका के अंदर ना ये दिक्कतें नहीं आती हैं, ना दूसरे देशों के अंदर ये दिक्कत आती है। जो हमारे एप्पल जैसी कंपनी है ना, वो फेस रिकॉग्निशन देता है, वो ऐसा फेस रिकॉग्निशन देता है कि एक बार जो फेस उन्होंने रिकॉग्नाइज आपने सेव कर दिया तो वो चेहरा अगर बूढ़ा भी हो जाएगा ना तो भी वो फेस ऑन कर देता है। तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की भारत के अंदर ज़रूरत है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस प्राइवेट कंपनी को यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन का फीचर दे रखा है, वो बूढ़े लोगों की जो सिक्योरिटी है या जो आप कह सकते हैं फेस रिकॉग्निशन का जो फीचर है, वो क्यों नहीं उनको अप्लाई कर पा रहा है ठीक से। क्या एप्पल जैसी कंपनी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, उनके फेस रिकॉग्निशन के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बाद ही ये सारी चीज़ें हो पाएगी। तभी तो देखो अमेरिका भारत में यही सबसे बड़ा फ़र्क है। आप स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन मेरे को ये बात भी समझ नहीं आती है कि भारत के अंदर एप्पल जैसी फेस रिकॉग्निशन को यहाँ पे कोई स्टार्टअप में शुरू क्यों नहीं कर रहा है। ना इस देश के लोग उस तरीके का बिज़नेस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ना उत्तराखंड की सरकार इस तरीके का सॉफ्टवेयर यहाँ पर बना पा रही है। ब्यूरोक्रेट्स तो ऑब्वियस ही बात है बना नहीं पाएंगे। हमारे IAS ऑफिसर तो एक बार सरकारी नौकरी लग गए तो उनका तो बस का है नहीं, तो किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर देंगे। उसका सॉफ्टवेयर इतना वीक है कि वो बूढ़े लोगों के फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो एप्पल का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर लो ना, सैमसंग का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर लो। सैमसंग ने सिक्योरिटी फीचर के लिए 4 महत्वपूर्ण सिक्योरिटी फीचर दिए थे, जिसके बाद उनके फ़ोन को ऑन करना भी मुश्किल था। एक था उनका पासवर्ड आईडी यानी कि पिन रिकॉग्निशन, जिसमें आप पिन के थ्रू फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। फिर आपका एक और था, 5 हो गए। एक और था जिसमें आप नंबर डाल के फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होता है सिक्योरिटी फीचर के लिए, जो आजकल भी यूज़ हो रहा है, आधार कार्ड में भी यूज़ होता है कई बार, और इवन आप जब राशन देने जाते हो तो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी उसमें यूज़ होता है आधार कार्ड के लिए। तो वो तो खैर है ही, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है। हम जब अपना मोबाइल खोलते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाते हैं, तो हमारा मोबाइल खुलता है कि नहीं खुलता है, अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो वो फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पा रहा अभी सॉफ्टवेयर के अंदर? कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका ये बार बार फेल हो रहा है? तो आप बताइए ना। इसके अलावा यहाँ पर फिर आपका IR स्कैनर होता है, रेटिना स्कैन होती है, यानी कि आंखों को स्कैन किया जाता है, वो भी एक सिक्योरिटी फीचर है, उसको भी आप ला सकते हो जी राम जी के अंदर। फिर आपका फेस रिकॉग्निशन है। फेस रिकॉग्निशन तो एप्पल का सबसे बेस्ट है पूरी दुनिया में। भाई वो कितना भी बूढ़ा फेस हो जाए वो तो रिकॉग्नाइज कर ही लेता है, बड़े आराम से रिकॉग्नाइज कर लेता है। आप उसको क्यों नहीं लेके आते हो? सैमसंग का भी फेस रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है। तो आप साउथ कोरिया की कंपनी के साथ, जो सैमसंग कंपनी, उनके साथ ज़रा टाई अप कीजिए और उस चीज़ को जी राम जी के अंदर लेके आइए, ताकि ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो। लेकिन फिर वही बात है, हम बार बार कोशिश करते हैं कि लोकल प्रोडक्ट के लिए वोकल बनिए। हमारे देश के अंदर ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं डेवलप हो पा रही है? क्या हमारे देश के लोग सरकारी नौकरी के लिए बने हुए हैं? इसमें इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमारा उत्तराखंड का कोई नया स्टार्टअप सिक्योरिटी फीचर के लिए खड़ा होता है और वो सैमसंग की, एप्पल की फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को एनालाइज करके उस प्रकार की सिक्योरिटी फीचर को अनलॉक कर देता है, और फिर भारत सरकार को आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए उस सॉफ्टवेयर को, और फिर आपका ये जी राम जी की जो ये स्कीम चल रही है इसके अंदर इसको सॉफ्टवेयर बेचने की कोशिश करता है, तो और कंपनी भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, उसको भी प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, साथ साथ भारत सरकार की जो फेस रिकॉग्निशन की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर हमें सरकारी नौकरी को लेकर बहुत बड़ा एक वो देखने को मिलता है, क्या नहीं हम बिज़नेस नहीं करेंगे, हमें सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, हम प्राइवेट नौकरी भी नहीं करेंगे, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न होता है। तो भाई बिज़नेस क्यों नहीं कर रहे हो? अब देखो इतनी बड़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खड़ी है जी राम जी में। वीरा रावत तो खुद कह रही है
कि 2-2 बार वहाँ पे 2-2 घंटे तक हम फेस वहाँ पे फिंगरप्रिंट वो कर रहे हैं, फेस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फेस रिकॉग्नाइज सैमसंग की फ़ोन के अंदर भी कई बार हो सकता है वो प्रॉब्लम करे, लेकिन रेटिना तो एक ही होती है ना। हम 1-2 हम शक्ल हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन रेटिना हर किसी की अलग अलग होती है। तो आप रेटिना स्कैनर को इस्तेमाल कीजिए। रेटिना तो कभी चेंज नहीं हो सकती ना। शरीर के हाव भाव जब बूढ़े हो जाते हैं तो झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती है, लेकिन आंखें जो होती है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक उतनी ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो आंखें वैसी होगी। तो रेटिना स्कैनर का आप यूज़ कीजिए। लेकिन आप लोगों को पता नहीं, अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भारत के अंदर ये सारी टेक्नोलॉजीज़ कब आएगी और कब बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ इन टेक्नोलॉजी को स्कैन किया जाएगा। बाद में जाकर जीराम जी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, आधार कार्ड के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, फिर आपकी जो राशन कार्ड में जो हम राशन लेते हैं उसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। तो मैं चाहता हूँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार के स्टार्टअप्स को ज़रा प्रमोट करे और यहाँ पर कोई ना कोई आगे आए, इस प्रकार के स्टार्टअप को शुरू करे जिनका सिक्योरिटी जो ऑलरेडी हो सकता है कि हमारी सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी जो है सैमसंग, उसके अंदर हमारा कोई IIT का इंसान काम कर रहा हो, उसको यहाँ पे उत्तराखंड बुलाएं कि आपने वहाँ पे IR स्कैनर देखा होगा, रेटिना स्कैनर देखा होगा, उसको हम सिक्योरिटी के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आधार कार्ड के अंदर, राशन कार्ड के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उससे सीखे। और जब वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दे तो भारत सरकार उससे वो सॉफ्टवेयर ख़रीद ले और जितना ज़्यादा वो इस्तेमाल करेगी उसकी भी कमाई हो जाएगी अच्छा खासा, और ये जो सिक्योरिटी फीचर है उसको वो भी 100% एक्यूरेट हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती हैं, परंतु इसके लिए मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिका जैसी कंपनी के, अमेरिका और जैसे साउथ कोरिया के अंदर सिक्योरिटी फीचर के अंदर इतनी सारी कोई बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है जो भारत के अंदर देखने को मिलती है। तो भारत को अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, उत्तराखंड को भी खासकर बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, खासकर मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। जो सरकारी नौकरी के पीछे जा रहे हैं, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि आप लोग ज़रा करिए ज़रा इस प्रॉब्लम को सॉल्व। जीराम जी की जो ये फिंगरप्रिंट स्कैनर जो स्कैन नहीं हो पा रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताइए अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। मैं तो चाहूँगा मैं हारूँ, अगर मैं आप ये चैलेंज हार गया तो भारत का ही भला है, उत्तराखंड का ही भला है। सोचिए, सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होती, देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्राइवेट सेक्टर ही आगे आता है, वही देश को आगे बढ़ा रहा है। सरकारी नौकरी वाला तो केवल अपना खाना पूर्ति कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर तो ऐसे ही हैं, कुछ क्रिएटिव हैं सरकारी नौकरी वाले, मैं उनको मना नहीं करता, बट ऐसे ही है। अब आप खुद सोचो ना कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्या कोई सरकारी नौकरी वाला ब्यूरोक्रेट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? आई होप सो कर दे तो अच्छा है, हमारे लिए तो बढ़िया ही रहेगा आने वाले टाइम में। सॉफ्टवेयर वो खुद बना सकते हैं नहीं, किसी प्राइवेट स्टार्टअप को आगे आना चाहिए और सिक्योरिटी फीचर जो है बेचना चाहिए उत्तराखंड की सरकार को, अगर वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट सिक्योरिटी फीचर अगर वो बना पाता है, जिससे कि जीराम जी के अंदर जो अभी उनको 300 रुपये दिहाड़ी नहीं मिल पा रही है वो टाइमली मिल पाए और तुरंत कुछ सेकंडों में स्कैन हो जाए, जिसमें 2-2 घंटे तक स्कैन नहीं हो पा रहा वो सेकंडों में स्कैन हो जाए। ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये थी बात वीरा रावत की। ऑब्वियसली बात है वो भी इस चीज़ को लेकर बड़ी परेशान है और वो भी ऑब्वियसली बात है चाह रही है कि बीच में इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द उत्तराखंड की सरकार जो है इसको सॉल्व करे, मोदी गवर्नमेंट भी इसको जल्द से जल्द सॉल्व करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई स्टार्टअप आएगा और इस प्रॉब्लम को जरूर से सॉल्व करेगा। चलिए यहाँ पर एक और न्यूज़ की बात करते हैं। राम कंडवाल ने यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जो पिछली 2 प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, तो एक तो लगभग 3000 सीटों पे बोला जा रहा है, हालांकि वो 2906 सीटों पे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी। उसमें भी हमने पहले भी कई वीडियोस बनाए थे जिसमें कि फर्जी सर्टिफिकेट के हमने वीडियोस यहाँ पे बनाए थे, वो तो दावे सामने निकल के आए रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो पिछली शिक्षक भर्ती थी, शायद उसमें 1650 लगभग सीटें थी उसमें, उसके अंदर भी फर्जी सर्टिफिकेट के मामले सामने निकल के आ रहे हैं। आइए यहाँ पे राम कंडवाल का वो वीडियो देख लेते हैं। साथियों नमस्कार। और साथियों, जैसा हमने कहा था कि इस प्रदेश में भर्ती घोटाले जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं साथियों, और जो साल 2026 जो लेटेस्ट भर्ती हुई थी साथियों प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और साल 2024 वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसमें साथियों 3000 पोस्ट थी, और 2026 में जो भर्ती हुई थी उसमें भी लगभग इतनी पोस्ट थी साथियों। तो इसमें लगातार जो शिक्षक है साथियों वो निलंबित होते जा रहे हैं। अब हमारे पास भी कई डिटेल्स आई हैं साथियों, इस भर्ती में कई फर्जीवाड़े सामने आए, और मैंने खुद स्वयं हमने कहा था साथियों कि ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है ये इस प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला होगा
अगर इसकी तसल्ली से जांच शिक्षा विभाग कराता है, या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चाहिए कि एक एसआईटी या फिर एसटीएफ गठित करे और इस जांच को तत्काल पूरी करे। साथियों, पिथौरागढ़ में 1-2 तहसीलें हैं जिसमें गाय गंगोली और गंगोली हाट है। यहां से लगभग जो कहा जा रहा है कि 8 लगभग शिक्षक साथियों यहां से जा चुके हैं, उनको बर्खास्त किया गया है। इसमें साथियों जो सबसे बड़ा खेल हो रहा है वो खेल ये है कि कंप्यूटर में कोई एक शख्स है, मान लीजिए एक दलाल है, वो दलाल क्या है, कंप्यूटर में बैठा है और कंप्यूटर में बैठ के जो है अभ्यर्थियों की इसने क्या किया, इसने अभ्यर्थियों का यूटीएट जो है वो बना दिया और उसमें उनका नाम एज इट इज, जिसका यूटीएट होगा उसको जो है एज इट इज वैसा ही बना दिया और कंप्यूटर में बैठे बैठे जो है सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग ने इसमें गौर नहीं किया, उनको नौकरियां मिल गई और ऐसे न जाने साथियों, ये तो 8-10 फिलहाल अभी जो है नौकरी से हटे हैं, ऐसे न जाने कितने यहां पर जो है फर्जी तरीके से लग रहे हैं साथियों। एक इसी क्षेत्र में एक जो है पिता अपने बेटी और अपने बहू के इन्होंने जो है सर्टिफिकेट बना दिए, जो भी जांच का विषय है, जिसका हम जल्दी जो है शिक्षा विभाग को इसके दस्तावेज देंगे साथियों कि एक पिता अपने जो है बहू के भी और बेटी के, उसके भी, अपने बेटी के और साथ ही अपने बेटे का भी बना दिया, बल्कि बेटे का तो अभी 12वीं भी पूरा नहीं हुआ है, उसका भी अभी से जो है घूम के कर रहे हैं साथियों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जो एक तरह से कंप्यूटर पर बैठकर यहाँ पर सारी चीजें बना रहे हैं, उनको जेल ही नहीं हो रही। तो भाई किस बात का ये नकल रोधी कानून? नकल रोधी कानून सिर्फ यूके SSSC, यूके PSC की परीक्षाओं के लिए थोड़ी है। नकल रोधी कानून तो हर उस भर्ती के लिए है जहां पर एक खेल रच रहा है। इस खेल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी नकल रोधी कानून के तहत ऐसे जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाए उन पर जो है नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा होना चाहिए। इसके साथ ही साथियों, ये जो अशासकीय स्कूलों में भी जो है फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा होना चाहिए साथियों। जम्मू कश्मीर ये लोग जा रहे हैं, वहां से डीएलएड बना दे रहे हैं। आप देखिए हमारे प्रदेश में जो हमारा युवा है वो एंट्रेंस निकाल रहा है, उसके बाद डीएलएड के लिए अप्लाई कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, लेकिन यहां पर कोई डीएलएड उत्तर प्रदेश से कर दे रहा है, कोई जो है जम्मू कश्मीर से कर दे रहा है, कोई कंप्यूटर में बैठकर एक दलाल है और दलाल एज इट इज वैसी सर्टिफिकेट बना दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं साथियों बेहद दुखद विषय है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार तत्काल इसकी जांच करवाए और उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर ध्यान दे, जो काफी समय से अटकी हुई है। ये भर्ती आ जाएगी तो हमारे कई प्रदेश के नौजवानों को जो है उसमें तरीके से नौकरी मिल सकती है साथियों। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में देखिए 5 जो शिक्षक हैं वो बर्खास्त हो गए हैं। इनका भी वही सीन है। ये जो 5 शिक्षक थे साथियों, इन्होंने भी क्या किया, कहीं वहां पर गए, किसी दलाल के पास गए, वो इन्हें कंप्यूटर पर ले गया और कंप्यूटर से इन्होंने क्या कर दिया, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बना दिए, फर्जी तरीके से मार्कशीट बना दी जो जाली थी एक तरह से। और ऐसे करके काम चल रहा है। बताओ इस प्रदेश में हमारे जो नौनिहाल है, जो बच्चे, वो पढ़ेंगे कैसे भाई? कैसे जो है वो आगे बढ़ेंगे फिर, जब एक फर्जी शिक्षक जो है उनको जो है पढ़ा रहा होगा, क्या पढ़ा रहा होगा, क्या साइंस के क्वेश्चन पूछ रहा होगा, क्या मैथ के क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो ये सब इस प्रदेश में अब नहीं चलेगा। हमारी टीम भी इस पर भी लगी है, हमारी टीम अशासकीय विद्यालयों में भी लगी है और बहुत जल्द आपको 1-2 प्रिंसिपल और भी दिखेंगे। और ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाला केस है साथियों, इसको हम और भी दस्तावेजों के साथ बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो जैसा कि यहाँ पे आपने राम कंडवाल का वो वीडियो देख लिया होगा, राम कंडवाल ने यहाँ पे फेसबुक पोस्ट में भी कुछ लिखा है, हम उसको देख लेते हैं। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है। और यहाँ पे सबसे बड़ा भर्ती घोटाला की बात यहाँ पे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कह दी है। कई लोगों के दलाल ने कंप्यूटर बैठकर बना दिए फर्जी सर्टिफिकेट और वो बन गए शिक्षक। तो यहाँ पर राम कंडवाल ने वीडियो के अंदर भी ये बात कही, एक दलाल जो है कंप्यूटर के अंदर बैठ गया, उसने एक फर्जी सर्टिफिकेट बना के तैयार कर दिया और उस फर्जी सर्टिफिकेट को शासन प्रशासन के अंदर वेरीफाई करवा कर उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर नौकरी पाली, यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पे नौकरी पाली। और एक ही तहसील और गांव के कई लोग भी रडार में, तो एक ही तहसील और गांव के कई लोगों ने यहाँ पे फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं, वो भी रडार पे है, ऐसा यहाँ पे दावा राम कंडवाल कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पिता ने बेटी, बहू और बेटे का बनाया फर्जी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे वीडियो में भी उसका जिक्र किया हुआ है। सोचिए फर्जी सर्टिफिकेट का माहौल इतना गरमाया हुआ है कि एक पिता ने तो अपनी परिवार की बहू, बेटी,
बेटी की भी बना दी फर्जी सर्टिफिकेट, बहू की भी बना दी और बेटे की भी बना दी। वो बेटा जो है वो 12th पास भी नहीं है, अभी सोचिए उसका भी से फर्जी सर्टिफिकेट बन गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस पर तत्काल STF या SIT गठित कर जाँच कराए। तो यहाँ पे पहले ही राम गढ़वाल ने कह दिया था, अगर इस पे STF और SIT की जांच हो जाती है ये सबसे बड़ा घोटाला जो है सामने निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे सीधे तौर पर राम गढ़वाल कह रहे हैं कि STF से SIT से जल्द इसकी जांच कराए, गठित करें और इसकी जांच करवाए। पता तो चले पैसा किस किस सफ़ेद पोस्ट तक पहुँचा है। तो इसका तो पता चले कि किस किस लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट के लिए बड़े बड़े पैसे यहाँ पर दिए हैं और उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना के यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर नियुक्ति पा ली है। जम्मू और मध्य प्रदेश से बनाई जा रहे हैं सर्टिफिकेट। पूरे प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं जो फर्जी शिक्षक बन गए हैं। तो यहाँ पे दावा किया जा रहा है बेरोजगार संघ के द्वारा जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश से फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। सोचिए, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश से फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक है हमारे देश के लिए, हमारे उसके लिए। मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाया था कि आप ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट को नियुक्ति से पहले वेरीफाई क्यों नहीं कर लेते। अब यहाँ पे आपके फर्जी सर्टिफिकेट आप पकड़ रहे हैं एक तरह से। ये तो बहुत ज़्यादा एक दुख की बात है। मेरी भी मांग है कि यहाँ पे SIT की और STF की जांच होनी चाहिए, डेफिनेटली यहाँ पे होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और हम यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे, इसमें हमें सूत्रों के हवाले से भी ये खबर पता चली है, इस पर भी जाँच हो कि कुछ बच्चों का जो DLED है वो बाद का है और उनका TET सर्टिफिकेट जो है वो पहले का है। इस पर भी जाँच कराई जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सही है। जैसे मान लीजिए किसी का DLED है 2023-2024 का, 2 साल का DLED होता है 2023-24 में, उसका TET का सर्टिफिकेट जो है 2022 से पहले का बना हुआ है। या मान लो 2022 में उसका TET क्लियर हो गया, 2023 और 24 में उसने DLED कंप्लीट कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ऐसे लोगों को आप नियुक्ति दे रहे हैं? क्या इस चीज़ को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल था क्या? चलो, अगर ये मामला सामने निकल कर आता है तो इस पे जांच होनी चाहिए और इस प्रकार के जितने भी लोगों को भर्ती किया गया है उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, उनको टर्मिनेट करना चाहिए, सीधी सीधी बात है, नौकरी पर। और ऑब्वियस ही बात है, जब आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए आते हैं तो वो अपना TET सर्टिफिकेट अगर 2022 का मान लीजिए दिखा रहे हैं और उनका DLED 2023-24 का है, तो आप किस प्रकार से आपने उनको नियुक्ति दे दी? तो इसमें तो सीधे तौर पर इस प्रकार से शक जाता है कि भाई सामने वाला जिसने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया उसने पैसे खा लिए। शायद मे बी ये सामने निकल के आ सकता है। हम ये दावा नहीं कर रहे कि ऐसा ही होगा, हो सकता है उनसे वेरिफिकेशन में गलती हुई हो, ये भी हो सकता है। परंतु अगर ये सामने निकल के आता है कल, अगर बोल रहा हूँ मैं कि पैसे खा के उन्होंने मान लीजिए 2022 के सर्टिफिकेट को CTET या UTET सर्टिफिकेट को अप्रूवल दे दिया और DLED उसका 2023-24 का था उसको अप्रूवल दे दिया, तो और शिक्षक भर्ती में, और ये घोटाला जब सामने निकल के आता है तो जाँच पूरी करवाइए। अगर ऐसा चीज़ सामने निकल के आती है पूरी जांच करवाइए। हम गलत भी हो सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, हमने जो दावा किया है वो दावा तो नहीं कर रहे हैं, हम संभावना की बेसिस पे बोल रहे थे। अगर मगर बोला है हमने इसमें बात, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस पर जांच जरूर होनी चाहिए और मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से जांच होगी तो शायद जो राम गढ़वाल का दावा है मे भी हो सकता है वो सही निकले। वो तो खैर जाँच में आने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे कितने फर्जी शिक्षक लगे होंगे पिछली 2 प्राइमरी भर्ती के अंदर? अभी जो नई प्राइमरी भर्ती का भी वेट किया जा रहा है। अब आप बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नाक के नीचे जो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, फर्जी सर्टिफिकेट का जो बातें यहाँ पे राम गढ़वाल बोल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या STF को सारे डॉक्यूमेंट्स और साक्ष्य यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे? और ऑब्वियसली बात है, क्या यहाँ पे मुख्यमंत्री जी इसमें STF और SIT की जाँच करवाएंगे? ये भी देखने वाली यहाँ पर बात होगी। तो आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है इस मामले में? पिछली 2 प्राइमरी भर्ती जो 2906 सीटों में हुई और 1650 लगभग 50 सीटों में हुई है, उसमें कितने फर्जी सर्टिफिकेट वाले पकड़े जाएंगे? इसको लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लास्ट न्यूज़ की बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक यहाँ पे घोषणा की है कि हर विभाग के अंदर जितने भी रिक्त पद हैं सभी में यहाँ पर भर्तियों को निकाला जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेक्चरर की भर्ती और LT भर्ती में इनकी ज्वाइनिंग होने के बाद जितने भी रिक्त पद बचे होंगे सभी पदों पर शायद हमें आने वाले टाइम में LT भर्ती और लेक्चरर भर्ती देखने को मिल सकती है। तो इसकी संभावना हम यहाँ पे लगा सकते हैं। केवल LT लेक्चरर नहीं, बाकी सभी पदों पर भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर LT और लेक्चरर वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। हम उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता से पहले हमें LT और लेक्चरर शायद देखने को मिल जाए। वर्तमान की लेक्चरर भर्ती अभी भी ऑनगोइंग है,
इसी बीच में शायद नई लेक्चरर की भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। तो खुशखबरी की बात है, हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है तो शायद आपको जल्द से जल्द लेक्चरर भर्ती, LT भर्ती जो है वो देखने को मिल जाए। आचार संहिता से पहले जिस तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। रिक्त पदों का ब्यौरा लगातार भेजा जा रहा है और जितने ज़्यादा यहाँ पे रिक्त पद हैं उन सभी पदों पर यहाँ पे विज्ञापन लाने की कोशिश एक तरह से की जा रही है। तो आपको क्या लगता है LT भर्ती कितने पदों पे यहाँ पर आ सकती है आने वाले टाइम में? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेक्चरों को लेकर तो खैर सारी चीज़ें सामने ही है, लगभग 800 प्लस पदों पर नई लेक्चरर भर्ती जो है वो देखने को मिल सकती है जल्द से जल्द, और उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता से पहले हमको ये भर्ती भी जो है वो देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बेस्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।